मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना है। अगर किसी को अपना फेवरेबल नंबर जानना हो तो वो कैसे पहचान सकते हैं? जिस दिन हम पैदा हुए हैं, एक क्रिएशन हुआ है, तो मुझे लगता है सबसे लकी नंबर तो हमारे लिए वही है। अब बात करते हैं मूलांक 4 की। अप एंड डाउन बहुत होता है उनकी लाइफ में। बहुत अच्छी मेंटल एबिलिटीज होती हैं 4 नंबर के पास, क्योंकि 4 नंबर क्या है, राहु है। राहु क्या है यहाँ 4 नंबर वालों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि अपनी लव रिलेशनशिप को कैसे बचाएं? यही कहना चाहूंगी, ईगो थोड़ा साइड रखो। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी टैरो के बारे में। टैरो कार्ड्स ठीक है, कागज के टुकड़े हैं, खेल के लिए बने थे। कभी किसी जमाने ने किसी फॉरेनर ने बना दिया था। विदेशी चोचले हैं, इंडिया में बिक रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू केफे टॉक्स। मैं हूं आपके साथ यामिनी तोमर और आज मेरे साथ है एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके कार्ड के नंबर हो या फिर डेली लाइफ के नंबर या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, हर नंबर को ये इस तरीके से देखती हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए। आपकी लाइफ में कोई भी नंबर बहुत ज्यादा चेंजेस ला सकता है, आपको खुद ही नहीं पता होगा, क्योंकि छोटे छोटे नंबर ना हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट्स लेकर आते हैं। तो इसी के लिए ही और ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम बात करेंगे अंकिता गंगवार जी के साथ। हेलो अंकिता, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। अंकिता, आपने जो ये जर्नी स्टार्ट करी है स्पिरिचुअलिटी में, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी में, तो उस केस में आपने ये कहाँ से स्टार्ट किया और क्यों किया? इसका 50% क्रेडिट तो अपनी माँ को देना चाहूंगी, बिकॉज उन्होंने हमेशा एक स्पिरिचुअल माहौल बनाया, डेली का पूजा पाठ, मुझे भी इन्वॉल्व कराया। तो एक भगवान में श्रद्धा तो हमेशा रही, बट कुछ लाइफ में ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए जिसकी वजह से मैंने इस फील्ड में आने का सोचा। बिकॉज अगर मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, इससे बड़ी बात क्या होगी। अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, उसको मेंटल पीस दे सकती हूँ, उसके सक्सेस में उसका साथ दे सकती हूँ, वो कैसे और अपनी जिंदगी बेहतर करे ये भी कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है और इसमें जरूर आना चाहिए। हाँ, बट ये था कि एकदम मैं कोई योगी नहीं थी, कोई ऐसी साधना नहीं करती थी। एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ मेरे इंट्यूशंस डेवलप हुए, जहाँ मुझे लगा यस, आई हैव सम साइकिक पावर्स, जिसके वजह से आई कैन प्रेडिक्ट। सब भगवान की वजह से। आई कांट टेक एनी क्रेडिट कि भाई हाँ मैंने प्रेडिक्ट किया है, मैं सही बता रही हूँ, उसका क्रेडिट मैं कभी नहीं लेती। हमेशा भगवान को वो क्रेडिट दिया है। ओके, मतलब पहले आपने खुद ही ट्राई करा, टेस्ट किया, उसके बाद आप इस फील्ड में आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। तो ये जो नंबर्स हैं, न्यूमरोलॉजी की मैं बात करना चाहूंगी। हमारा डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई भी नंबर हमारी लाइफ में होता है, वो कैसे प्ले करता है रोल? सी अगर हम बहुत बेसिक देखें, मान लीजिए किसी की बर्थ डेट है 14 जुलाई। अब अगर हम 14 को पिक करें तो 1 + 4 5 आया जी। अगर हम इसे जनरल में देखें तो हम कहेंगे कि भाई आपके लिए मीडिया बहुत अच्छा है, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा है, आप यूट्यूब पे छा सकते हैं। बट हो सकता है वो कहीं जॉब कर रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ही हो तभी सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि 5 नंबर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी देता है। हो सकता है आप अपने जॉब में इसलिए भी सक्सेसफुल हो कि आप कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है क्योंकि आप 14 को पैदा हुए हो। तो ऐसे ही कई डेट ऑफ बर्थ हैं अलग अलग। अब 1 से 9 के बीच में रिवॉल्व करते हैं सब, जो भी डबल डिजिट भी होता है उसे भी हम सिंगल पे लेके आते हैं। तो हाँ, नंबर से हम ये बता सकते हैं अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो किस फील्ड में जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, ठीक। नंबर से हम अपना करियर को अच्छे से चूज कर सकते हैं। और एक होता है ना, आदमी करियर तो कर ही रहा होता है बट उसे लगता है कि बहुत से लोगों का है आजकल कि जॉब के साथ बिजनेस कर सकते हैं या नहीं करते हैं, क्या मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं। जॉब तो वो कर ही रहे होते हैं। तो हाँ, उस स्टेज पे नंबर्स बहुत रोल प्ले करते हैं कि भाई आप बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे या कैसे सक्सेसफुल होंगे। बिकॉज मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन से ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना है। हम नंबर्स जो भी खेल खेल सकते हैं नंबर्स के साथ, मैजिक कर सकते हैं नंबर्स, क्योंकि सबके देखिए डेट ऑफ बर्थ में सब नंबर्स नहीं होंगे, बट हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करना हो। बिल्कुल। तो फिर उसकी रेमेडीज होती हैं, कई चीजें होती हैं जो हम क्लाइंट को देते हैं
जिससे वो अपना मनचाहा काम कर सके। तो मैं यही कहूंगी कि भाई गाइडेंस सही है, प्रिडिक्शन सही है, बट पॉसिबिलिटी अगर कहीं क्रिएट करनी है तो मुझे लगता है न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी है। ओके। उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क लगेगा। ओके उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जी। बट यस नंबर्स आर मैजिक। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा है? मुझे लगता है सभी ओके, सारे नंबर अपने में स्ट्रॉन्ग है। सारे नंबर अपने में strong हैं। बट हाँ, अगर आप कह सकते हैं कि आपको वॉरियर वाली पर्सनालिटी चाहिए कि भाई योद्धा होना चाहिए, मुझे लगता है नंबर 9 है। ओके। वहीं आपको लगता है कि योद्धा तो ठीक है, इसको कमांड करने वाला होना चाहिए, 1 नंबर। ओके। बहुत गजब का एडमिनिस्ट्रेशन स्किल देता है हमें 1 नंबर। बट ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एक ही नंबर स्ट्रांग है, 9 स्ट्रांग है। नहीं। सब नंबर अपने में यूनिक है, सब अपनी इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि वो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, 9 नंबर वाले बहुत जिद्दी होते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सनालिटी में दिखता है। यस दे आर स्ट्रांग। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है 9 नंबर में? 9 नंबर मार्स से रूल होता है। मार्स एकदम फायर वाला प्लैनेट है, आगे योद्धा है, जज्बा है। आप उसे कुछ कहो वो मैदान में उतर जाएगा करने के लिए। जी। वो मुझे लगता है लाइफ में भी यही जज्बा चाहिए, जी बिल्कुल। कुछ भी पूरा करने के लिए। तो यस, मुझे इसलिए लगता है कि 9 नंबर वाले थोड़े अलग ही होते हैं। ओके। बाकी 1 नंबर बॉस ही बहुत है, वो तो जी। किसी की नहीं सुनेगा। ओके। ये तो हमें पता है। बट यस, मुझे लगता है कि 9 नंबर अगर अपना विल पावर स्ट्रांग रखे तो कुछ भी कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में क्या कुछ ऐसा भी है कि कोई नंबर एक दूसरे के कंपैटिबल नंबर हो? हाँ, कंपैटिबल बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग ये कहते हैं कि 1 और 9 की नहीं बनेगी, जी। पर मेरा ये है कि भाई एक है ऑर्डर देने वाला, एक है ऑर्डर मानने वाला, एक है सेनापति, एक है राजा। तो मुझे लगता है दोनों की बहुत बनेगी। हाँ, कभी कभी अनबन इसलिए हो सकती है क्योंकि दोनों में ही ईगो इश्यूज आ ही जाते हैं। ओके। बट हाँ, अगर ये दोनों बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे साथ में, बहुत अटूट जोड़ी है मुझे लगता है। बाकी हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये नंबर अनलकी है, ये लकी। ओके। कुछ आपके लिए लकी हो सकता है, कुछ मेरे लिए, इसलिए नंबर को दोष नहीं दे सकते कि अनलकी है नहीं अनलकी है। ये कह सकते हैं कि हाँ, ये नंबर मेरे लिए ज्यादा फेवरेबल है, वो नंबर नहीं है। बट ये जो कंसेप्ट है ना मार्केट में एकदम कि नो 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 1 8 कांट वर्क, हो सकता है वो कर सकते हो। किसी की बर्थ डेट ही 18 है, उसमें तो 1 8 दोनों आ रहा है। तो उसे कैसे टैकल करना है, इसमें न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके। अगर किसी को अपना फेवरेबल नंबर जानना हो या फिर उसे जानना हो कि उसका मतलब सबसे बेस्ट नंबर कौन सा रहेगा जो आगे तक काम करेगा, तो वो कैसे पहचान सकते हैं? सी सबसे फेवरेबल मुझे लगता है आपकी डेट ऑफ बर्थ ही है। हालांकि ये भी है कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जब मैंने स्टार्ट किया था न्यूमरोलॉजी की, लाइक अपनी डेट ऑफ बर्थ पे कभी कोई काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पर मुझे लगता है जिस दिन हम पैदा हुए हैं, एक क्रिएशन हुआ है, तो मुझे लगता है सबसे लकी नंबर तो हमारे लिए वही है। उसी पे ही हमें कोई काम स्टार्ट करना चाहिए। हालांकि दादा परदादा मेरे कहते थे कि भाई अपने बर्थडे वाले दिन कुछ मत करो, भजन करो, कोई नया काम स्टार्ट मत करो, बाहर मत जाओ। पर मुझे लगता है कि अपनी बर्थडे सबसे ज्यादा लगती है। ओके, तो अपना कोई भी काम हम अपने बर्थडे पे शुरू कर सकते हैं। मैंने तो किया जी। मुझे तो सूट करा, जितनों को बताया उन्हें भी सूट करा। तो मैं तो ये नहीं कहूंगी कि भाई आप अनलकी डेट पे पैदा हो गए हो या आपके लिए लकी नहीं है। अब मान लीजिए मैं 9 नंबर हूँ, मान लीजिए मेरे फादर 2 नंबर है, वैसे इन लोगों की कोई खास नहीं बनती है। बट आप ऐसे कह सकते हो कि भाई अपने फादर से अलग हो जाओ क्योंकि आप तो मैच ही नहीं कर रहे हो। तो भी क्रिएट पॉसिबिलिटी कि भाई कुछ रेमेडीज होती हैं, थोड़ा गाइडेंस होता है कि भाई कैसे तालमेल बैठेगा कि सब कुछ अच्छा रहेगा। हालांकि 2 और 9 की पार्टनरशिप कोई बहुत अच्छी नहीं है जी। बट आप ये भी तो देखिए ना, वो आपके फादर हैं, है ना, आप उनसे रिश्ता थोड़ी तोड़ लोगे। नहीं। तो इस केस में आप गाइडेंस प्रोवाइड करोगे उन्हें कि भाई आपको कैसे सेटल डाउन रहना है, फादर को कैसे सेटल डाउन रहना है, चीजें कैसे वर्क करेंगी, उसके अकॉर्डिंग होता है। ये नहीं कि मैंने कह दिया कि आप लोगों की नहीं बनेगी, 8
1 और 8 जो हैं वो अनलकी हैं एक दूसरे के लिए, तो भाई आप अलग हो जाओ, जबकि हो सकता है दोनों बहुत प्यार करते हो। बिल्कुल। 1 और 8 वाले में नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जहाँ प्यार है वहां पे ये सब चीजें देखनी भी नहीं चाहिए। भाई जब आपने किसी रिश्ते में आने का सोचा, आप आ गए, आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, एंड मोमेंट में आप चले गए, चलो अब दिखवा लेते हैं क्या अच्छा है, मैं कहती हूँ मत आइए। हम्म जब सब कुछ अच्छा चल रहा है मत आइए, मत कंफ्यूजन क्रिएट करिए अपनी लाइफ में, मतलब गलत फहमियां मत क्रिएट करिए कि आप एनिमीज नंबर के साथ आए हैं, 1 और 8 की ज्यादा नहीं बनती, 1 और 9 की ज्यादा नहीं बनती। मत, जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है। मतलब हम अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं शुरू से, तो हमें एडवाइस नहीं लेनी चाहिए आगे। जी, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर आपने कहीं सडनली यूट्यूब वीडियो देख लिया, किसी से कंसल्ट कर लिया, उसने कह दिया कि आपकी तो आगे जाके बनेगी ही नहीं, आपकी तो कंपैटिबिलिटी नहीं, जबकि आप तो बहुत प्यार से रह रहे हैं। प्लीज रिश्ता ब्रेक मत करिए, मत तोड़िए, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। ओके। अच्छा अंकिता, लाइफ पाथ नंबर क्या होता है और ये हमारे फ्यूचर पे कैसे इम्पैक्ट डालता है या फिर हमारी पर्सनालिटी पे? लाइफ पाथ नंबर, कंडक्टर, बहुत सारे नाम दिए गए हैं इस नंबर पे। बेसिकली हमारी जो पूरी बर्थ डेट है, डे मंथ एंड ईयर, उसका टोटल होता है जो हम लेके आते हैं सिंगल डिजिट में, क्योंकि हर कोई डेट हम 1 से 9 के बीच में ही रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसे सिंगल डिजिट पे तो लाना ही पड़ेगा। तो ये मैं कह सकती हूँ जैसे 14 जुलाई 1997 हो गया, तो 14 तो हो गया आपका 5, हाँ 5 हो गया आपका, हो गया ये ड्राइवर, मतलब ये आपकी पर्सनालिटी बताएगा, आपके चॉइसेस बताएगा, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, किस में अच्छा कर सकते हो। मगर आपका ये जो टोटल आएगा 14 जुलाई 1997, ये आपकी लाइफ में बहुत मेजरली इम्पैक्ट डालेगा। और मैंने जितना देखा है उसमें ये है कि ये आफ्टर 30, जब आप 30 साल के हो जाते हो, उसके बाद ज्यादा काम करता है। ओके। आपके ड्राइवर से ज्यादा काम करेगा आपका लाइफ पाथ नंबर। ओके, जो कि ये डिसाइड करेगा कि आपको लॉन्ग रन में क्या चॉइसेस करनी है, आप किस में स्टेबल रहोगे, आप इस वर्ल्ड में क्या करने आए हो, आपको इस वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूशन देना है, ये आपका लाइफ पाथ नंबर डिसाइड करेगा। तो आपने बोला 30 के बाद ये काम करता है, अगर हमें 30 से पहले मान लीजिए 26 में ही पता चल गया, तो हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने बिल्कुल कर फ्यूचर? सकते हैं। ये है कि मतलब ऐसा मेरा मानना है कि 30 इयर्स तक हमारा जो ड्राइवर है वो ज्यादा एक्टिव रहता है, और जो हमारा लाइफ पाथ या कंडक्टर नंबर जिसे कहते हैं, वो आफ्टर 30 ज्यादा इम्पैक्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके हिसाब से अभी प्लानिंग नहीं कर सकते, प्लानिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं, बट यह एक एज होता है, एक रियलाइजेशन अपने आप आता है उसके अकॉर्डिंग कि यस, अब मैंने अपने लिए बहुत कर लिया, अब मैं इस समाज में क्या देने आया हूँ, है ना, इस सोसाइटी को मैं क्या सर्व कर सकता हूँ। आप मान लो किसी जॉब में भी हो, जरूरी थोड़ा है कि सिर्फ आप अपनी सैलरी उठाओ, है ना, आप दूसरों का भला भी कर सकते हो। बिल्कुल, आप मार्केटिंग के जॉब में हो, या मान लीजिए आप टैरो में हो, अभी तक आपने सोचा कि यस मैं क्लाइंट बेसिस पे पैसे लूंगा, अपना काम करूंगा अच्छे से, हो सकता है वो मन में नहीं आ पाए, यार मुझे अभी बहुत बहुत ऐसे लोगों को सर्व करना है, हेल्प करना है, तो शायद यहाँ तक नहीं आता। तो वो एक एज के बाद ही आता है जो कि हमारा लाइफ पाथ अफेक्ट करता है, 30 के बाद ही। ये मैंने बहुत देखा है। ये 30 के बाद ही ज्यादा काम आएगा, और आपकी मेंटल एबिलिटीज उसी हिसाब से बढ़ेंगी, आप ज्यादा उस आध्यात्मिक चरम सीमा पे जा पाओगे जो रोल के लिए भगवान ने आपको भेजा। वो 30 के बाद ही मैंने देखा। अब बात करते हैं मुलांग चार की, जो कि बहुत फेमस है एंड काफी लोग मुलांग चार के हैं, सफर कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है, बिकॉज अप एंड डाउन बहुत होता है उनकी लाइफ में। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मूलांग चार देखिए, अप एंड डाउन की बात रही तो हम इसे राहु से कनेक्ट, दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं, कोई भी स्टेबल नहीं रहता, तो अप एंड डाउन तो आएंगे। अभी हमने कोई डिसीजन ले लिया, फिर बदल लिया, फिर ले लिया, फिर बदल लिया। अच्छा, तो अप एंड डाउन तो इसलिए आएंगे क्योंकि आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो। जहां आप 4 नंबर समझ जाओगे, आपको बहुत पैसा देगा,
अच्छा। बहुत अच्छी मेंटल एबिलिटीज होती हैं 4 नंबर के पास, क्योंकि 4 नंबर क्या है, राहु है, राहु क्या है यहाँ, हम्म। बहुत तीव्र बुद्धि होती है। बिजनेस में ज्यादा जाना चाहिए, मैं ये कहूंगी, क्योंकि जॉब थोड़ा मुश्किल है। ओके। बिजनेस माइंडेड होते हैं, पैसा भी कमाते हैं। जॉब में बहुत घुट घुट के रहते हैं, बिकॉज ईगो भी थोड़ा रह जाता है कि ठीक है, मैं तो बॉस हूँ। हो सकता है आप बॉस हो अपने एरिया के, मगर जो फ्रीडम एक बिजनेस देता है 4 नंबर को, वो जॉब नहीं दे सकती, सेटिस्फाई नहीं हो सकता 4 नंबर। ओके। 4 नंबर वाले को मैं ये कह दूं मेडिटेशन कर लो, हाँ काम कर जाएगा, आपको शांत रखेगा काफी हद तक। पर मैं यही कहूंगी कि भाई एक्सरसाइज करो, जिम ओके। जाओ, काम डाउन, थॉट्स भी बैलेंस होंगे और आपका काम भी अच्छे से होगा। अच्छा। और 4 नंबर वालों को मैं मेजरली कोई आता है पूछने की, यार अब मैं ना जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, फौरन कहते हैं बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट करिए। बहुत सक्सेसफुल रहते हैं 4 वाले। अच्छा। और प्यार में इनका क्या हाल रहता है? प्यार में, यस, प्यार में भी काफी ऊपर नीचे रह जाता है, बिकॉज इनको लगता है कि उन्हें थोड़ा ईगो आ जाता है। इनको अच्छा। लगता है मैं ज्यादा अच्छा हूँ, सामने वाला नहीं समझ रहा है उतना। मतलब एक मैं आ अब जाती मैं है। आ जाता है, मतलब मैं एफर्ट्स डालता हूँ, मैं ही करता हूँ, जबकि सामने वाला इक्वल एफर्ट डालता है जी। और शायद ज्यादा ही डाल रहा होगा, पर एक पॉइंट पे लगेगा नहीं नहीं, ये अब नहीं, फिर रिश्ते बहुत जल्दी टूटते हैं इन लोगों के। अच्छा। इसलिए काफी काफी रिश्ते लंबे टाइम वाले भी टूट जाते हैं, और कह सकते हैं कि ये मल्टीपल अफेयर्स रह सकते हैं इस वजह से। ओके। तो आप 4 नंबर वालों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आप अपनी लव रिलेशनशिप को कैसे बचाएं? यही कहना चाहूंगी, ईगो थोड़ा साइड रखो। है ना, ये थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे आया, फटाफट किसी पंडित, किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजरली यही होता है, ईगो बीच में आ रहा है। हम्म। आप थोड़ा सा ईगो साइड रखोगे, आपको प्यार दिखेगा, ओके। आपका रिश्ता भी बचेगा और आप स्टेबल भी रहोगे। जैसे कहते हैं ना कि बात हो रही है बट नहीं पहुंच पा रहा है मैरिज तक, जी। हर बार टूट जा रहा है, बस आपका ईगो आ रहा है। अगर आप 4 नंबर वाले हो, अब बुद्धि ज्यादा लगा रहे हो, दिल से काम कम ले रहे हो, अच्छा। ऐसा रिश्तों में नहीं चलता है। वो कहते हैं ना, मैंने भी कहीं सुना ही था कि जब आप रिश्ते बनाते हो तो पूरी आंख खुले रखो, और जब हम्म। रिश्ते बन जाते हैं आधी आंखें बंद, ओके। तो रिश्ते चलेंगे। तो कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए रिश्तों में। कुछ छोड़ देनी चाहिए, हर चीज पकड़ के बैठ जाएंगे तो बताइए, इतने लॉजिकल हो जाएंगे तो कैसे बिल्कुल। चलेगा काम। बिल्कुल हर चीज में पूछा बाची चलेगी और ऐसे चलेगा तो रिश्ता कहाँ से हाँ चलेगा? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए न्यूमरोलॉजी जो होती है वो कितना फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है करियर में, शादी में या पैसे में? कितना मतलब एक्यूरेसी क्या है इसकी? ये 100% तो मैं नहीं कहूँगी, भगवान ने कहा। जी। बट हाँ, काफी एक्यूरेसी रहती है। मैं अगर परसेंटेज में करूँ तो मैं कह सकती हूँ यस, 99% रह सकती है। अगर कोई बहुत ही स्किल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हो, ओके। तो वो आपको बिल्कुल वो रिजल्ट देगा जो आप चाह रहे हो, चाहे वो करियर हो, शादी हो, पैसे कब आएंगे, बिजनेस कब तक स्टेबल होगा, क्या बिजनेस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका भी प्रिडिक्शन पहले ओके। एक न्यूमरोलॉजिस्ट अच्छे से दे सकता ओके। और किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ ही ना पता हो फिर? है। फिर उसके लिए मैं तो एक ही फॉर्मूला अपनाती हूँ कि भाई, अगर जैसे मुझे मूलांक और भाग्यांक जानना है, जैसे आप आ गए, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, जी। ठीक है, मैं कहूंगी रैंडम आप एक नंबर बोलिए, वो मैं ड्राइवर कंसीडर करती हूँ। सेकंड नंबर वो जो बोलेगा, कंडक्टर कंसीडर करती हूँ। पहला मूलांक, दूसरा भाग्यांक, और आई डोंट नो, मैं खुद अमेज्ड हूँ कि फिर वो सही भी बैठता है। अच्छा। जब मैं उनसे सेशन लेती हूँ, बात करती हूँ, मुझे मैच होती हैं चीजें। आई डोंट नो अच्छा। हाउ, ओके। बट इट्स मैजिक आई थिंक। उसमें दिमाग नहीं लगा सकते, बट हाँ, जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है उनके संग मैं तो यही, और काफी एक्यूरेसी है ये, आई थिंक समथिंग मैजिकल, भगवान जाने। यस। बट हाँ, अभी तक मेरे जितने केसेस मैंने देखे हैं, या मैंने जो भी मेरे कलीग्स भी हैं उनसे मैंने बात करी, तो बोले हाँ,
दिस मेथड वर्क्स। कैसे काम करता है नहीं पता, बट दिस वर्क्स। मतलब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं, ओके। बिल्कुल कनेक्टेड रहेंगे। आपकी पर्सनालिटी वैसी होगी, आपका स्वभाव वैसा होगा कि लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ बता सकता है आपका एक नंबर। ओके। और अगर किसी की आंखें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है तो हम उसको क्या मूल्यांक दे सकते हैं? आंखें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, आंखें, पर्सनालिटी, बाल, चेहरा 6 नंबर है। वो पूरा ही अट्रैक्टिव है। ओके। आप आप जब उसे देखोगे ना, वो कमरे में घुसेगा, आपको लगेगा कि कोई पर्सनालिटी ने एंटर करा है, और सब उसकी तरफ देखेंगे। एक अलग ही चार्म होता है 6 नंबर वाले। ओके। उसे तैयार होके रहना बहुत पसंद होगा। और जो 6 नंबर के हैं और तैयार होके नहीं रहते, मैं तो कहती हूँ सच सच के रहो, ग्रूम अप। आपका 6 नंबर आपको बहुत सपोर्ट करेगा, अगर आप, क्योंकि वीनस का है, लग्जरी का है ना। तो अच्छे से रहोगे, पैसा भी आएगा, 6 नंबर भी आपका एक्टिव रहेगा, लग्जरी भी आएगा। और बुराई क्या होती है 6 नंबर की? बुराई, कभी कभी ये लगता है मैं ही हूँ सुंदर, और कौन है रूम में। जब एंटर करेंगे, यस मैं ही तो हूँ, और तो कोई है ही नहीं। और अगर कोई लग भी जाता है ना सुंदर, तो ऐसे देखेंगे, तारीफ नहीं कर सकते, अच्छा। क्योंकि उन्हें ये है मैं ही हूँ सुंदर भाई, मुझसे ज्यादा सुंदर कौन है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि हमें लगता होता है कि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, प्रेजेंटेबल है, बट वो एक्सट्रोवर्ट उन्हीं लोगों के साथ है जिनसे उनकी बनती है, कंफर्टेबल है हाँ। उनके साथ। आप कहो, आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर लो और वो 6 नंबर का है, नहीं करेगा, आपको लगेगा ये कैसी पर्सनालिटी है, दिख तो बहुत अच्छी रही है, ये तो इंट्रोवर्ट है। तो एक ये है कि हम उन्हें मिस्टेक कर जाते हैं। ओके। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी टैरो के बारे में, क्योंकि ये दिखते तो पत्ते हैं, कार्ड्स, तो लेकिन फिर भी बहुत कुछ बता देते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? टैरो कार्ड्स यस। फेक है, अच्छा। तो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, खेल के लिए बने थे। कभी किसी जमाने में किसी फॉरेनर ने बना दिया था, विदेशी चोचले हैं, इंडिया में बिक रहे हैं। Yes, बहुत सी बातें सुनोगे आप इसके बारे में। कई वैदिक ज्योतिष भी ये कहेंगे ये क्या है, बकवास है, कुछ नहीं। न्यूमरोलॉजी वाला कहेगा इसमें क्या है, बस 4 एलिमेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप टैरो कर रहे हो तो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ओके, ताकि आप इन कार्ड से कनेक्ट कर पाओ, आप प्रिडिक्ट कर पाओ, गाइड कर पाओ क्लाइंट को। ऐसा नहीं है कि ये ताश के पत्ते हैं, ये बाहर का है, वो चोचला है, बहुत 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 बातें हैं। तो क्लाइंट भी मेरे पास आके कहेगा ना, आप वैदिक नहीं करते हो, आप न्यूमरोलॉजी नहीं करते हो, टैरो से नहीं कराना। टैरो में कुछ नहीं, मतलब जिन लोगों ने सीखा नहीं है, जिन्हें कोई आइडिया नहीं है, वो लोग कहते हैं भाई इससे क्या हो जाएगा, बट इससे वो हो सकता है जो शायद बेसिक ज्योतिष एक्यूरेसी 100% है। आपका इंट्यूशन अच्छा होना चाहिए, आपकी साइकिक एबिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। आप इन कार्ड से यूं कनेक्ट कर जाओगे। अच्छा। और जब आप फिर आप खुद शॉक रह जाओगे कि भाई मैंने क्लाइंट का 100% एक्यूरेसी से जवाब दिया है। वो चीजें उससे मैच होती हैं, रेजोनेट होती हैं, और फिर वो आके कहता है नहीं नहीं ऐसा ही हुआ, आपने तो सही बताया था। कई बार नहीं पता होता है कि मैं क्या न्यूमरोलॉजी से कर रही हूँ, टैरो कर रही हूँ, बताती हूँ, उन्हें प्रेडिक्शन दे देती हूँ ऐसा ऐसा है। वाकई मैम न्यूमरोलॉजी तो बहुत अच्छा है, मैंने कहा मैंने टैरो से प्रेडिक्ट करा था। वो भी शौक रह जाते हैं कि यार ये क्या है, कार्ड्स क्या चीज है, ये तो मैजिक है। जब मैंने सीखा था तो मुझे भी थोड़ा लगता था कार्ड्स क्या कर सीख लेते हैं, ठीक है लोग कह रहे हैं। हाँ, तो जब मैंने पहला प्रेडिक्शन दिया तो मैं खुद शौक रह गई कि भाई ये कार्ड्स 100% प्रेडिक्शन एक्यूरेट कैसे दे सकते हैं। मतलब मुझे ये लगने लगा कि भाई कुछ तो बात है कार्ड्स में, इन्हें और सीखना चाहिए। तो काफी जगह से सीखा भी मैंने, आगे भी सीखा, बट जितना सीखती गई उतना विश्वास पक्का होता गया कि भाई कार्ड्स में कोई तो बात है। अच्छा। आप इनसे एक बार कनेक्ट कर जाओ तो आपको ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब बताते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है जैसा मार्केट में बना रखा है कि हम्म। भाई विदेशी पत्ते हैं, बाहर से आई हुई चीज भारत में बहुत आसानी से बिकती है इसलिए चल रही है। नहीं, अच्छा, एक्यूरेसी है इसीलिए चल रही है। इसमें जितने भी कार्ड्स होते हैं, क्या हर कार्ड का कोई रट्टा मारना पड़ता है या फिर कुछ अलग अलग मीनिंग रहते हैं? सी एक कोई भी एक कार्ड अगर हमने लिया मैंने तो उसका, हाँ आप देख के बताओगे कि कॉमन मीनिंग्स तो रहते ही हैं उसके, हम्म। ठीक है, मगर हो सकता है उस कार्ड को देख के आपको कुछ लगे, मुझे कुछ लगे। अच्छा, ये मतलब इंटरनल पावर है वो हाँ, हमारी। हो सकता है किसी कार्ड में आपको कुछ और दिखे पहले, मुझे कुछ और दिखे, प्रेडिक्शन बिल्कुल बदल जाएगा। यस। रट नहीं सकते। ओके। एक तरीके से सीख सकते हो इनिशियल लेवल पे कि हाँ ए फॉर एप्पल हो गया, ठीक है, मगर ऐसे और भी चीजें होती हैं। ऐसे ही कार्ड्स हैं, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, इंट्यूशन आपको अच्छा करना पड़ेगा, चाहे आप मेडिटेशन करो, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करो, आप इनसे एक बार कनेक्ट हो जाओगे, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो आप कैसे कनेक्ट करते हो जब भी किसी क्लाइंट की रीडिंग करते हो? तो एक कनेक्शन चाहिए होगा, तो वो आप कैसे कनेक्ट करते हो? पहली बात तो जब मैं ये नया डेक लेके आई थी, मैं रोज इसे अपने तकिए के नीचे रख के, अच्छा। मतलब उसके बाद ये होता था कि मैं उन कार्ड्स में ऐसा लगता है ट्रैवल कर रही हूँ, ओके। वो कार्ड्स ही दिखते थे। और फिर सुबह उठ के ऐसा लगता था कि जितने भी कार्ड्स मैं उनके थ्रू होके आई हूँ। तो ये बेस्ट तरीका है कनेक्ट करने का। फिर जब आप एक बार कनेक्ट हो जाते हो, क्लाइंट के लिए करने को बैठते हो, तो आप जिस स्पेस में बैठ रहे हो वो एकदम क्लीन होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि कहीं भी डस्ट है या गंदगी है आप वहां बैठ जाओ, नहीं, एनर्जीज अफेक्ट करती है। तो प्लेस साफ होनी चाहिए। फिर उसके बाद में उससे सेज तेज पत्ते की क्लेंजिंग करती हूँ पूरे एरिया की। ओके। कभी कभार अब ये सुनने में ऑड लग सकता है कि भाई तेज पत्ता, क्योंकि तेज पत्ता लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन के लिए, बट ये क्लेंजिंग भी बहुत अच्छी करती है। तो पहले पूरा सब क्लीन करती हूँ, अपने हाथों में सॉल्ट रब करती हूँ अच्छे से, ठीक है, अपना पूरा सेटअप करती हूँ टैरो कार्ड्स का, भगवान से प्रे करती हूँ कि भाई मेरे थ्रू जो भी प्रिडिक्शन जाए वो सामने वाले को हेल्प करे। फिर क्लाइंट से कनेक्ट करके मैं कार्ड शफल करके उससे प्रिडिक्ट। ओके, मतलब प्रॉपर प्योरिटी के साथ, हाँ, एकदम क्लेंजिंग के मैं साथ। नहीं चाहती ना, क्योंकि क्लाइंट आया होता है उस स्टेज पे जो बहुत डिस्टर्ब हो, है ना, मैं उसे उल्टे सीधे कुछ प्रिडिक्शन दे दूं, या मैं अभी लड़के आई हूँ, मेरे घर में लड़ाई हो गई है, क्लाइंट आया, मैंने उसे प्रिडिक्शन दे दिया, आपकी एनर्जीज खुद सही नहीं है, आप उसे क्या प्रिडिक्शन दोगे, आप उसे क्या गाइड करोगे। पॉज लो, क्लाइंट चला जाता है, जाने दो, कहीं और कनेक्ट होगा। आप एटलीस्ट अपने साइड से कोई गलत काम नहीं करोगे, है ना। या हम लड़ झगड़ के आए हैं, आया क्लाइंट, हमने कार्ड शफल करे, हमने प्रोडिक्शन दे दिया, हो सकता है करेक्ट हो, तो बहुत चांसेस है कि आप कई चीजें छोड़ जाओ, कुछ गलत भी बताओ। आप खुद 5-10 मिनट लो, मेडिटेशन करो, आराम से क्लेंजिंग करो, अपनी कार्ड की क्लेंजिंग करो, फिर बैठ। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी क्लाइंट नहीं लेना चाहिए, मेरा अभी स्टेबल नहीं हो पाया है, अभी मेरी लड़ाई हुई है, कहीं से मैं आई हूँ, आप उससे अगले दिन को, किसी को गलत मत बताओ। वो क्लाइंट आया है इतने भरोसे से, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आया है, और आप उसे गलत सलत बिल्कुल रीडिंग दे दोगे, बहक जाएगा और परेशान हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप भी चैन से सो पाओगे, बिल्कुल, नाम भी खराब हो। नाम भी खराब होगा, ऐसा काम नहीं कर। तो जो टैरो कार्ड होते हैं वो कितने टाइम तक का प्रिडिक्शन करते हैं? जी, मैं ये नहीं कहूंगी, जैसे हमारी वैदिक है उसमें कई कई साल में माँ दशा रहती है, तो उसमें मतलब जैसे सैटर्न की माँ दशा हो गई 18 साल की होती है, तो हम एक सर्टेन लेवल की चीजें प्रेडिक्ट करके दे देते हैं कि ये 18 साल होंगी ही होंगी। 1 to 1.5 years इज मैक्सिमम फॉर टैरो। ओके, उसके बाद दोबारा रीडिंग करानी हाँ, होती है। क्योंकि एनर्जी चेंज हो जाती है, कार्ड्स क्या पिक कर रहे हैं, हम लोग क्या पिक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी। आज आपकी जो सिचुएशन है जरूरी नहीं है कल वो है। आज आप आए हो, कार्ड्स कुछ और दिखाएंगे, कल आप आओगे कुछ और दिखाएंगे,
क्योंकि आपकी एनर्जीज बदल गई, कार्ड्स तो वही एनर्जी पिक करेगा। बिल्कुल। इसलिए कोई लॉन्ग टर्म भी दे सकते हो तो मेरे हिसाब से साल भर बहुत। ओके, और अगर ऐसा हो आपने किसी का प्रिडिक्ट किया है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो 2-3 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा और वो 2-3 महीने में नहीं हुआ, उस केस में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट हो जाएगा मतलब आगे बढ़ जाएगा, शादी की यस, तरफ यस, चला जाएगा। ओके, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, आप लोग फिर भी रिलेशनशिप में तो हो ही, यस, है ना? प्यार होगा तो जरूर शादी होगी, जी। इसमें कुछ नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे हर्डल्स आ रहे हो, आप लोगों की एनर्जीज बदल गई हो जो टाइम ले रही हैं, तो वो भी फिर आप जब दोबारा आओगे हम देखेंगे कि भाई क्या चीज है जो डिले कर रही है, आप लोग चाह रहे हो फिर भी नहीं हो रही है कन्वर्ट रिलेशनशिप मैरिज में। फिर हम देखते हैं कि क्या रुकावटें हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक पार्टनर अपना मन बदल रहा होता है, रिलेशनशिप में तो होता है, पर वो एक री थिंकिंग वाले जोन में चला जाता है, एक बार फिर सोचने लगता है कि शादी बहुत बड़ा डिसीजन है ना। आप एक ही बार करते हो करने को तो कितनी भी बार आदमी कर लेता है, बट बहुत खास होता है। अगर आपका है कि एक पार्टनर हो सकता है मन बदल रहा हो पर दूसरे को नहीं पता हो, तब भी देरी हो सकती है कि वो टाल रहा हो, आपको नहीं लग रहा हो कि भाई नहीं नहीं ये भी रेडी है मैं भी रेडी हूँ, हो सकता है उसका माइंड बदल। तो मतलब आप अगर 3 मंथ्स बाद नहीं होता तो 3 मंथ्स बाद दोबारा रीडिंग करवा लेनी हाँ चाहिए। बिल्कुल करवाइए, अगर सब चल रहा है और आपको फिर भी जानना है कि भाई मैरिज में कहाँ डिले हो रहा है, बिल्कुल। अच्छा, जैसे लोगों को कंफ्यूजन होता है, प्रेग्नेंट है वो लोग और उन्हें जानना है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, बताना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं बताना कभी चाहिए। नहीं, डॉक्टर्स नहीं बता रहे, हम क्यों बताएंगे? यस, अनएथिकल है यार। मतलब बच्चे कितने सौभाग्य से मिलते हैं किसी को, जिनके नहीं है उनसे पूछिए वो कितनी मन्नतें करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, मत्थे टेकते हैं, और आपको जेंडर जानना है कि भाई आपके बेबी है और आपको जेंडर जानना है, तो बहुत गलत बात है। और मुझे लगता है जो लोग प्रिडिक्ट कर भी रहे हैं, प्लीज मत करो। हाँ, राइट। प्लीज मत करो, क्योंकि गर्ल चाइल्ड होता है फिर वो नहीं रखते हैं, है ना। आप क्यों किसी को उस चीज में भागीदारी दे रहे हो, जो चीज गलत है, मत बताओ, उसे कहो जो होगा भगवान का देन है। हाँ, मतलब आपका क्लियर तो मना कर सकता हूँ। बस क्लियर मना करिए, ये नहीं कि हाँ हाँ 60% बेबी है, बॉय है, गर्ल है, उसे भी कंफ्यूज कर रहे हो, खुद भी पैसे ले रहे हो। जेंडर प्रोडिक्शन कभी नहीं करना चाहिए। ओके, मैं तो कहती हूँ डेथ का प्रोडिक्शन भी कभी नहीं करना। लोग आते हैं पूछने, कभी वो तो ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर जान वाले के मिलती। हाथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई पर्सन आपके पास आता है, आपको टेस्ट कर रहा है कि आप मुझे बताइए कि मेरी मैरिज कब तक होगी, और वो ऑलरेडी मैरिड है, तो आप उस केस में क्या करते हो? कार्ड दिखा देते हैं आप मैरिड, कार्ड्स बता देते हैं पहले। आप क्या टेस्ट करोगे, है ना। आप स्पिरिचुअल चीजें टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। आप मुझे टेस्ट कर लोगे मुझे कितना आता है, पर कार्ड्स तो दिखा देता है। फिर भी मैं कह देती हूँ अच्छा अच्छा आपको अभी मैरिज नहीं हुई है, आपको करनी है, जाइए नंगे पैर जाइए वहां तक 5 किलोमीटर, दर्शन करके आई। फिर वो अपने आप बोलते हैं नहीं नहीं मैम मेरी मैरिज हो गई है, वो तो मैं बस ऐसे ही देख रहा था कितनी एक्यूरेसी, पकड़ा जाएगा। अच्छा, जरूर पकड़ा जाएगा, जो टेस्ट करने आएगा जरूर पकड़ा जाएगा। हो सकता है लीडर आपको नहीं कह रहा हो, सोच रहा हो कि चलो कोई बात नहीं लेट इट गो, क्योंकि बहुत से लोग टेस्ट करने आते हैं, पर कार्ड्स दिखा देते हैं भाई आपकी शादी हो गई है नहीं हो गई है, आप कितना सही बोल रहे हो कितना झूठ बोल रहे हो। तो हमें लगता है कभी कभी क्लाइंट झूठ बोल रहा है, तो हम उससे ऐसी ऐसी रेमेडीज बता देते हैं ना कि फिर उसके बाद वो खुद आता है कि नहीं नहीं मैम वो मैं ऐसे ही कह रहा था, टेस्ट कर रहा था मैं तो आपको, पर बात ऐसी ऐसी है, अब आप मुझे बता दो क्या करना है। तो टेस्ट करने में, मुझे टेस्ट करने में बहुत लोग आए, काफी को मैंने पकड़ा, काफी लोग ने फिर अपोलोजाइज भी किया कि भाई देखिए आप मुझे क्या टेस्ट कर रहे हैं, आप टैरो को टेस्ट कर रहे हैं, आप टैरो को क्यों टेस्ट करेंगे भाई, कोई मतलब ये मेरी और आपकी बनाई हुई चीज नहीं है ना, ये तो एकदम स्पिरिचुअल साइकिक चीज है। मुझे नहीं लगता कि भगवान से जुड़ी किसी चीज को टेस्ट करना है, है ना। आप मुझे टेस्ट करने आ रहे हो, कार्ड्स पकड़ रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं है। आप जितना कहते हैं ना डॉक्टर को जितना सच बताओगे इलाज आपका उतना ही बेस्ट होगा, टैरो रीडर को जितना सच बताओगे, है ना, फालतू में टेस्ट करने नहीं आओगे, वो आपकी उतनी ही हेल्प करेगा। ओके, अब वो कोई पर्सन आपके पास आता है और वो मैरिड भी है, बट वो फिर भी किसी और रिलेशनशिप में जाना चाह रहा है या फिर किसी के साथ फिजिकल चाहता है होना,
तो उस केस में आप क्या गाइडेंस दोगे? मतलब अपने टैरो के अकॉर्डिंग गाइडेंस दोगे या सही गलत की पहचान करोगे? पहली बात तो जब कोई मैरिड है और किसी सेकंड रिलेशनशिप में जाना चाहता है, टैरो तो मैं बाद में देखूंगी, पहले उससे पूछूंगी भाई ऐसा क्यों जा रहा है, क्या आपका पार्टनर लगता है सही नहीं हो। सब लोग ऐसे नहीं होते कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल रखना है जस्ट फॉर फन और या कुछ, हो सकता है कईयों के पार्टनर सही नहीं हो। मैं तो ये कहूंगी भाई लीगल तरीके से जाइए राइट। ना, डिवोर्स लीजिए सेकंड रिलेशनशिप रख के। ये दो नाव में सवार नहीं हो सकते आप। टैरो तो बाद में रह गया, पहले उससे मैं अच्छे से समझाऊंगी, टैरो भी देखूंगी कि भाई ऐसा क्यों चाह रहा है ये सच में पार्टनर में कोई दिक्कत है, कुछ गलत हो रहा है इसके साथ, ये ऊब गया है, टॉर्चर सह रहा है, या क्या हो गया है। ये नहीं कहूंगी हाँ आप चाहते हैं सेकंड रिलेशनशिप, आइए हम देखते हैं कैसा रहेगा। नो। तो अगर कोई पर्सन कह रहा है कि नहीं मुझे फिर भी मेरा पार्टनर से कोई दिक्कत नहीं है बट मुझे चाहिए कोई सेकंड रिलेशनशिप, उस केस में आप मना ही कर देते हो? बिल्कुल मना कर देती हूँ, और मुझे नहीं लगता सही काम करने के लिए कुछ भी गलत है। और डरा भी देती हूँ कि भाई तेरा बिजनेस में लॉस हो जाएगा ना, तेरा पैसा चला जाएगा, ऐसे अनएथिकल काम मत कर, देख तेरा पैसा जाएगा ही जाए। तो थोड़ा डरा दो भाई, गलत काम करने से आप रोक रहे हो किसी को, उसमें डरा रहे हो, डरा लो। ओके, गलत काम मत करो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने टैरो रीडिंग की हो और किसी की लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आया हो, पूरी लाइफ ही बदल गई हो? हाँ, मतलब ऐसे कई केसेस हैं, पर एक केस ऐसा है जिसमें मतलब जमीन से आसमान में पहुंच गए। अच्छा। क्योंकि उन्हें ये लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की जॉब भी नहीं है, मेरे बस का बिजनेस भी नहीं है, मैं ऐसे ही रह लूंगा, पता नहीं क्या, मतलब बहुत ही पजल्ड था वो इंसान। वो आया मेरे पास, उसका मन था कि वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट करे, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, और टैरो दिखा रहा था कि उसे 8 to 9 months में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मैंने उससे बात करी, उसे एनकरेज करा करने को, और जहां उसके पास पॉकेट में 1,000 रुपए नहीं रहते थे, आज वो उसकी मंथली इनकम अगर आप देखोगे तो 1 से 1.5 लाख। ओके। मतलब वो ये सोच रहा था, वो मेरे पास वापस आया, बोले मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरे पॉकेट में कभी 1,000 रुपए भी नहीं होते थे, और अब मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि मुझे सोचना नहीं पड़ता। अच्छा। बोला कि मैंने सोचा भी था कि टैरो रीडिंग ली है, मैं बिलीव करूं नहीं करूं, फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ करके देख लेते हैं, क्या पता हो जाए। मैंने उन्हें कुछ रेमेडीज भी दी थी जिससे उनका थोड़ा माइंड सेटअप सही रहे, है ना, थोड़ा दिमाग थोड़ा शांत रहे, जो इधर उधर जा रहा है, थोड़ा सुसाइड की तरफ जा रहा है, वो रुके। तो आज वो यही कहते हैं कि अगर मैंने आपसे रीडिंग नहीं ली होती तो शायद मैं कुछ नहीं होता। ऐसा कोई न्यूमरोलॉजी में ऐसा ट्रिक बताइए कि जिसे लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। सी बेसिक ट्रिक तो यही है कि आप अपना मूलांक और भाग्य काउंट कर, ठीक है। मान लीजिए 14 जुलाई 1997 है ना, 14 काउंट कर लिया, पूरी डेट ऑफ बर्थ काउंट कर ली, तो जो 14 हुआ 1+4 वो तो हो गया आपका मूलांक। अब कई लोग इसे ड्राइवर भी कहते हैं, है ना, बहुत सारी टर्म्स दी गई हैं एक ही चीज के लिए न्यूमरोलॉजी में, अलग अलग लोगों ने। और जो आपका बर्थ डेट का टोटल है वो हो गया आपका भाग्यांक। अब मान लीजिए किसी का मूलांक है 9 और भाग्यांक है 1, अब सबने अपना अपना कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, जिसका आ गया 9 और 1, तो मैं उससे यही कहूंगी कि आप वॉरियर भी हो और एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो, है ना, आप ऑर्डर्स खुद को दे भी सकते हो और उन्हें पूरा भी कर सकते हो, है ना। क्योंकि ऐसा होता है 9 नंबर वाले के लिए, ये होता है कि भाई ये वॉरियर बहुत अच्छा है, इससे ऑर्डर्स मिलेंगे तो ये काम पूरा कर देगा। मतलब आपका कोई काम फंस रहा हो, आप 9 नंबर वाले को बोल दो, वो आपका काम पूरा कर देगा। अच्छा। वो डेडिकेशन उसमें होता है। ओके, तो ऐसे ही कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब देखिए मूलांक भाग्यांक के, अब इतना तो करेंगे तो मुझे लग रहा है 1 आध 2 घंटा भी कम है, मगर हाँ आप अपना मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करके ये जान सकते हो कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपको किस
फील्ड में जाना है, कहाँ पे आप कितने सक्सेसफुल हो गए। और आप ये भी जान सकते हो, जैसे मूलांक आपका मान लीजिए 2 है, अब 2 वाले आते हैं ये परेशान होके कि भाई मेरे तो बहुत मूड स्विंग्स है, मैं तो स्टेबल ही नहीं हूँ। अब 2 नंबर है, मून से कनेक्ट करते हैं, तो मूड स्विंग्स तो रहेंगे, पर उसे मैनेज कैसे करना है, हमें क्या रेमेडीज देनी है, कैसे स्टेबल रहेगा वो सब बहुत, मतलब आप घर पे तो इतना ही कैलकुलेट कर सकते हो मूलांक और भाग्यांक, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि भाई आपको किस फील्ड में जाना है, किस में नहीं जाना है। अब 3 नंबर वाला है, मान लीजिए मूलांक 3 है ना, तो उससे हम ये कह सकते हैं भाई तू टीचर बन जा, अगर आपने कोई प्रोफेशन चूज नहीं करा है। तो क्योंकि ये लोग भाई बहुत एजुकेशन और नॉलेज ग्रास्प करने के उसमें रहते हैं कि भाई मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। और एक ये भी होता है कि अपने आप को पूरा मानते हैं, सामने वाले को गधा, कि भाई उसे कुछ नहीं आता, मैं ही ज्ञानी हूँ। अच्छा, तो ये होता है क्योंकि इन लोगों के पास बहुत ज्ञान है। ओके, है ना। अगर कोई पूछने आएगा जिसने पहले से डिसाइड नहीं करा है, किसी फील्ड में नहीं है, तो टीचर बनना, ज्ञान का भंडार है, बांट ले। सही बात है। तो ऐसी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं मूलांक भाग्यांक के, जिनसे हम पता लगा। कोई लोग कंफ्यूज होते हैं टैरो न्यूमरोलॉजी को लेके, तो आप उनका कंफ्यूजन कैसे क्लियर करते हैं? कि टैरो का तो ये कंफ्यूजन है कि कार्ड्स कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उन्हें समझाना पड़ता है कि हम अपनी साइकिक एबिलिटी से कार्ड से कनेक्ट होके अपने इंट्यूशन को प्रेजेंट करते हैं। ओके, वहाँ न्यूमरोलॉजी साइंटिफिक चीज है, एक साइंटिफिक टूल है। भाई आप जिस दिन पैदा हो गए हो कोई नहीं बदल सकता, आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं बदल सकता। तो वो चीजें हम आपकी एकदम साइंटिफिक वे से कैलकुलेट करेंगे, और ये है आपका प्योर इंट्यूशन। ओके, ये दोनों में मेजर फर्क है। अच्छा, कोई कहेगा एक्यूरेसी दोनों की एक्यूरेसी बहुत है। ये नहीं कि न्यूमरोलॉजी से करेंगे तो नहीं, या टैरो से करेंगे तो हमें हो सकता है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिले। एक्यूरेसी दोनों की बहुत अच्छी है। टैरो में ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। ओके, आपको अपना इंट्यूशन बहुत अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा, अगर आपको कार्ड रीडिंग। ओके, न्यूमरोलॉजी में आप कैलकुलेशन करके बता देते हो तो वो लगता है कि हाँ थोड़ा इजी है, क्योंकि है भी इजी। भाई आपने कैलकुलेशन करी, बात खत्म हो गई, आपने सामने वाले को रेमेडीज डिलीवर कर दी, उसको फायदा हो गया, वो वापस आया, फिर हम आगे स्टेप पे गए। टैरो में आता है हमारे पास प्योर इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग। अच्छा, आप उसमें दिमाग नहीं लगा सकते। ओके, कि आपने रट्टा मार लिया कार्ड का और सामने वाले को बता दिया क्योंकि ये 3 कार्ड आते हैं। वो 3 कार्ड, हाँ वो 3 कार्ड किसी के लिए भी आ सकते हैं, पर भाई उस सिचुएशन में क्यों आ रहे हैं, आपको कैसे प्रिडिक्ट करना है, प्योर इंट्यूशन। ओके, मतलब सबकॉन्शियस माइंड पूरा काम करता है। बिल्कुल। अच्छा, इस पॉडकास्ट में आप हमारी ऑडियंस के लिए एक कार्ड निकालना चाहेंगी? बिल्कुल निकालना चाहेंगे। एक कार्ड आपको सिचुएशन बताएंगे? यस, सिचुएशन। वो क्या लगता है ऑडियंस किस चीज से सबसे ज्यादा परेशान होगी? अभी तो लव रिलेशनशिप में परेशान है या कुछ लोग हैं जो करियर के बारे में सोच लेते हैं। हाँ, ये भी है। तो लव रिलेशनशिप ही निकालते हैं। लव, यस। चलिए देख लेते हैं आपकी ऑडियंस का लव रिलेशन कैसे चल रहा है। गाइस, कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग अभी इस फेज में हो कि अच्छा नहीं चल रहा है, खत्म हो जाए, आपको नहीं पता नेक्स्ट डे बहुत अच्छा हो जाए। तो गिव अप नहीं करना। ये कार्ड क्लियरली शो कर रहा है कि समय का पहिया कभी भी घूम सकता है। अच्छी चीजें बुरी हो सकती हैं, और जो बुरी है वो अच्छी हो सकती है। इसलिए जो अगर बुरा चल रहा है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, थोड़ा टाइम दो, सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। जिनकी अच्छी चल रही है प्लीज पकड़ के रखना ताकि कुछ खराब ना हो। बाकी ये तो देखिए, आपको पता है अभी हमने एकदम जनरल रीडिंग करी है ना, ये सबसे रेजोनेट होगी, जरूरी नहीं। यस, है ना। जब तक हम पर्सनली कनेक्ट नहीं करते हैं, एनर्जीज नहीं पकड़ आती हैं। अभी ऑडियंस में कितना ही होगा, कितने ही लोग देख रहे होंगे, सबकी एनर्जीज तो एक कार्ड से कनेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो इसलिए भाई जिससे रेजोनेट हो वो ले, जिससे नहीं हो बिल्कुल ना ले। बट मैं तो यही चाहूंगी सबके रिलेशनशिप अच्छे रहे। बिल्कुल। अच्छा, जिनसे रेजोनेट नहीं हो रही है और वो अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आपसे कैसे करवाएं? इंस्टाग्राम।
इंस्टाग्राम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, आप लिंक दे ही देंगे उन्हें, यस डिस्क्रिप्शन में @cosmic compass, एंड आप वहां मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इंट्यूटिवली भी गाइड करूंगी, और जो लॉजिकल वे है वो भी मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि आपको हर तरीके से गाइड कर सकूँ। ये नहीं कि कार्ड्स आ गए, मैंने कार्ड स्प्रेड कर दिए, वो कार्ड्स ने जो बोला मैंने आपको बोल दिया, रेमेडीज दे दी, हो गया। मुझे लगता है कि मैं एज अ काउंसलर भी कुछ संभाल सकती हूँ, तो मैं आपको जरूर गाइड करूंगी। और मतलब मेरा ये इच्छा रहती है कि भाई मेरे पास कोई आया है तो अपनी सॉल्यूशन लेके जाए। ये नहीं चाहूंगी कि वो बुरे मन से जाए या अनसेटिस्फाइड। अब कोई पर्सन है वो स्पिरिचुअल है और वो अपना स्टार्ट भी करना चाहता है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो कैसे स्टार्ट कर सकता है? जो पहला थॉट आ जाए मन में वो कैरी करो। पहला थॉट आ गया, हनुमान जी की पूजा करनी है, स्टार्ट। किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है। आजकल ये इतना फैला रखा है कि आप ये मत करो उल्टा हो जाएगा। आप अच्छे मन से करोगे, आपका खुद का मन है, आप सेवा करो, गुरुद्वारे में जाओ, सेवा करो, लंगर करो, बिल्कुल करो। ये भी स्पिरिचुअल होना ही है। किसी भी बीइंग की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है स्पिरिचुअलिटी में। आप कितना भी आप कितना भी पद्धति से पूजा कर लो ना, कितना भी सिद्ध करने की कोशिश कर लो, ठीक है, मगर आप किसी जब जीव की सेवा करते हो तो वो जो भगवान देखता है ना, उसकी अलग ही ब्लेसिंग है। आप देखोगे कितना ज्यादा पंजाबीज हैं, सिख्स हैं, क्या करते हैं, सेवा, कितना आगे जा रहे हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। तो सेवा बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे लगता है सभी को करनी चाहिए। और रहा स्पिरिचुअलिटी में पहला कदम रखने का, जो भी पहली चीज अट्रैक्ट करे उसे पकड़ लो, आगे का रास्ता खुद ही मिल जाएगा। ओके। हाँ, तो अंकिता जी आपके साथ बात करके काफी मजा आया, काफी कुछ जाना, और आगे भी मैं चाहूंगी आपसे जुड़े रहे हम और आपके साथ सेशंस करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन Thank you. करके। तो अंकिता जी के साथ जो हमने पॉडकास्ट किया है उसमें हमने बहुत सारी बातें जानी है, और साथ में हमने एक रीडिंग भी की है जो कि जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप इनको डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।